Hello friends, welcome to the official YouTube channel of VowIAS. Today we are going to discuss about certain social issues which are relevant to the prelims as well as mains 2020. And today the topic which we will cover will be the other vulnerable section. And before we proceed, you are kindly requested to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so that you do not miss on any notification and videos from us. And also our website vowias.com is live now, wherein you can post a question and those questions and answer would be evaluated by the best of the faculty, those who are already in the services or those who have given multiple mains and interviews. So the first topic that we'll begin today is the Transgender Person Protection of Right Act 2019. You must notice that it is the act, so you need to have a knowledge of it. इससे पहले हम जानते देयर इज अ फेमस लैंडमार्क केस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच इज नोन एज द नालसा एंड यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर इज अ राइट दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज जेंडर एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो कि है हमारा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसने सेम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट ट्रांसजेंडर शुड बी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन विद ओबीसी कोटा and third gender, that is male female, and the third gender has to be included in the official documents so that they can also fill in their gender, that is transgender. जो एक्ट है ये 8 टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, विच आर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एक्सेस टू पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड, opportunity to hold public or private profit, access to government or private establishment which has a custody of transgender person. आपको इन डिस्क्रिमिनेशन को प्रीलिम्स के लिए तो नहीं याद रखना, बट मेंस के लिए यू नीड टू नो दिस. एंड 5-6 है, सो यू कैन एक्सेट्रा राइट करके आप लिख सकते हैं. और कोई भी, जैसे हम देखते हैं वल्नरेबल सेक्शन या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए कोई भी प्रोविजन आता है, उसमें 2-3 चीजें होती हैं. एक तो हमेशा होता है देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विच इज नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ओवर हियर. इसका काम क्या रहेगा? इट विल एडवाइज गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा, ग्रीवेंस एड्रेस करेगा. एंड द सेम एक्ट प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज द रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अदर लाइक प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन कल्चर एक्टिविटीज. बेसिकली ट्रांसजेंडर का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सम ऑफ द स्टेट्स लाइक केरला दे हैव अ डेडिकेटेड पॉलिसी. ओडिशा ने गेम्स भी ऑर्गेनाइज करी थी. So you must know it, and UPSC might ask question this year. And the same act provide that government should provide for the health facilities to transgender person because they are the one of the vulnerable community जो HIV, they are more prone to HIV. और 377 सेक्शन जो था हमारे IPC में which prohibited अननेचुरल सेक्स, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था. उसके बाद ट्रांसजेंडर के लिए राइट्स और बढ़ गए हैं. But if you go in the analysis of the bill, there are certain issues with the bill. The first is the certification. That is, in the present act, the issuing certificate that whether one person is transgender or not, that power would lie with the district magistrate. And district magistrate decide करेगा कि वो transgender है या नहीं है. पहले तो बिल के अंदर प्रोविजन था कि डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी थी जिसके अंदर एनजीओ और सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन थी. बट जो एक्ट है इसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर दे दी है. और जो अगर वो पावर और वो सर्टिफिकेट दे देगा उसके बाद देयर इज नो रिव्यू मैकेनिज्म. दैट दिस थिंग यू नीड टू नो फॉर द मेंस. प्रीलिम्स के लिए आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट वन थिंग यू मस्ट नो फॉर प्रीलिम्स दैट द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इट वुड बी स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, और इसका चेयरमैन होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस. तो इसको आपको याद रखना है कि दे माइट कंफ्यूज यू एंड से दैट द वेदर द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है या कौन है, बट द आंसर वुड बी यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस. सेकेंड टॉपिक ऑफ द टुडे इज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. तो ये भी एक्ट है, आप इसको ध्यान रखें. और जो हमारा सेंसस है इट सेज दैट 2.1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सर्वे वो थोड़े ज्यादा बताते हैं. बट सिंस वी आर राइटिंग ऑन ऑफिशियल पेपर सो वी हैव टू राइट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओनली. So as per the census, the 2.1% of the population of India is disabled. And one thing we must notice that there are more number of men who are disabled as against women. 56% of the men they are disabled, but women 44% है. एक चीज और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे that India has ratified the UN Convention on Right of Person with Disability. And जो disability person है उनके certain rights हैं जो इंडिया ने भी formulate करे and provide करे. जो एक्ट है ये रिप्लेस करते हैं 1995 में हमारा एक्ट था इससे पहले विच इज पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट. जो न्यू एक्ट है उसकी क्या प्रोविजन है, इसने डिसेबिलिटी इंक्रीज कर दी है.
क्योंकि क्या था, पहले डिसेबिलिटीज कम थी, सो देयर नंबर ऑफ पीपल दोज हु हैड डिसेबिलिटीज दे वर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द एक्ट, और उनको स्पेशल सेफगार्ड नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। तो अब एडिशनल बेनिफिट जो एक्ट प्रोवाइड करता है, दैट रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन ऑफ लैंड, पॉवर्टी एलिगेशन स्कीम, उसमें एक डिसेबल्ड के लिए भी एक स्पेसिफिक कोटा होगा, दे वुड बी गिवन द बेनिफिट बिकॉज दे आर दोज हु डिजर्व द बेनिफिट। और आप देखें रिजर्वेशन इन वैकेंसी इन गवर्नमेंट, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4%. So you must know, they might ask in the mains and as well as the prelims, so you must have a knowledge of these things. And the same act it imposes obligation on the private establishment also, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सिर्फ जो एक्ट है वो पब्लिक के लिए ना हो, बट ये प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, that they have to make that infrastructure which is disabled friendly, और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड फॉर द सेंटर एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, जो एडवाइस करते, ये हर एक्ट के अंदर एक आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मिलेगा ही, जिसके अंदर या तो एडवाइजरी बोर्ड होगा या नेशनल काउंसिल होगा और नेशनल स्टेट फंड होगा जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड द सेम एक्ट प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, जैसे अगर कोई इसको डिस्क्रिमिनेट करता है दे वुड प्रोवाइड पनिशमेंट, एंड द स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके परसुएंस में ही हमने ये एक्ट इनेक्ट किया है, इसके अंदर वी मस्ट नोटिस दैट इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। सो दे माइट आस्क क्वेश्चन दैट वेदर यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज लीगली बाइंडिंग और नॉट। यू मस्ट नो दैट इट इज लीगली बाइंडिंग। कई बार क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंट के टॉपिक पे भी आता है, और हम थोड़ा देयर आर चांसेस दैट वी थिंक दैट व्हाई स्टेट टू टेक ऑब्लिगेशन, व्हाई टू बी बाइंडिंग ऑन द स्टेट, बट यू मस्ट नोटिस दैट इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट। और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन जो है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन और सुगम्य भारत अभियान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैंपेन है, जिसके विच नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू डिसेबल्ड and the public transport also that has to be disabled friendly. And this campaign was also launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment, those that looks into the disabled person rights. And same इसमें आप for mains you need to know that this के अंदर एनवायरमेंट एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इकोसिस्टम एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। ये स्कीम जो हमारी स्कीम का मॉड्यूल आएगा उसमें वी विल कवर इन डिटेल, फिर हम उसको मैं आपको बताएंगे कि व्हाट यू नीड टू डू फॉर प्रीलिम्स एंड व्हाट यू नीड टू डू फॉर द मेंस। And another topic here it is the National Disaster Management Guideline on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction. As you know that the disabled person they are more vulnerable to disaster. जैसे disaster strike होता है तो disabled person they are at the disadvantageous position. तो उन पे जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए एनडीएमए ने कुछ गाइडलाइन रिलीज करी थी। एनडीएमए इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यू मस्ट नो इट। एंड जैसे अभी तो ये कोविड के आने के बाद ज्यादा ही न्यूज में रहा है एनडीएमए, और ये गाइडलाइंस के अंदर क्या है, दे नीड टू कंडक्ट अ सर्वे एंड सेंसस ऑफ द पीपल एंड देयर हैज टू बी मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस स्ट्रेटेजी, ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन और डिसेबल्ड है उन पे इम्पैक्ट कम पड़े। There has to be early warning mechanism so that when the disaster strikes the disabled person they can be warned before the disaster so that उन पे impact कम पड़े और mitigation और preparedness measure we can take. Another topic which is the maintenance and welfare of parents and senior citizen bill, ये bill है एंड ये जो एक्ट है हमारा 2007 उसको अमेंड करता है। सो दिस बिल यू मस्ट नो इट। सो अभी जो हमारा एक्ट है तो लॉ और ड्राफ्ट में आपको फर्क पता ही है। तो जो 2019 बिल है इसमें जो डेफिनेशन को चेंज करता है चिल्ड्रन की डेफिनेशन में, इट आल्सो इंक्लूड्स स्टेप चिल्ड्रन एंड एज वेल अडॉप्टेड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन लॉ। जो ओरिजिनल था उसमें सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर ही थे। सो यू मस्ट मींस फॉर प्रीलिम्स इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट इज फॉर द मेंस। फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए जो हमारी स्कीम्स है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव स्कीम्स, उसमें ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है एल्डरली को, एंड विच इज आल्सो इन लाइन विद अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कमिटमेट। कोई भी मेंस का क्वेश्चन आए आप उसमें जरूर फॉर वल्नरेबल सेक्शन, सोशल इशू से जो भी हो उसमें आप 3-4 चीजों को हाईलाइट करें। एक आप नेशनल लेवल पे हमने क्या चीजें करी हैं, हमारी स्कीम्स क्या हैं, हमारे एक्ट्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, और इंटरनेशनल हमारी ऑब्लिगेशंस क्या है। इंटरनेशनल लाइक जो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी था, ऐसे ही और सेक्शंस के लिए चिल्ड्रन के लिए था। सो व्हाइल राइटिंग द मेंस आंसर यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, इसमें पेरेंट्स की डेफिनेशन को भी इनलार्ज करते हैं। इट इंक्लूड पेरेंट्स इन लॉ एंड एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स। जो ओरिजिनल लॉ था वो पेरेंट इन लॉ एंड ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सक्लूड करता था।
बाकी इसमें चीज़ें सेम ही हैं कुछ बहुत। ये मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस के अंदर हेल्थ केयर, सिक्योरिटी फॉर पेरेंट्स टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, जो आर्टिकल 21 का भी कंपोनेंट है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर राइट्स। एंड you must see that the new bill has amended the maintenance order. The earlier limit was 10,000. Now it has the new law provide that there won't be any upper limit. So it would depend upon the standard of the person and also the need of the senior citizen and parents. उसके हिसाब से maintenance decide होगी. Now, as I earlier I was saying that we need to know the schemes regarding the elderly person. जो one of the most important scheme है, that is integrated program for older person, which aims at improving the quality of life of older person. उनको basic amenities provide करना, health, food care, entertainment opportunities, these all things have to provide it. ये सारी schemes हम डिटेल में, हमारा एक schemes का मॉड्यूल आएगा और हम धीरे धीरे डाल भी रहे हैं उसमें, this would be covered in detail. यहाँ पे अभी we are just providing the brief outlook, जैसे elderly person के लिए कौन सी स्कीम है, जैसे राष्ट्रीय वायोश्री योजना. So you might get confused that ये वायुश्री योजना किसके लिए, but you must know that it is for disabled person. उनको सीनियर सिटीजन के लिए, beg your pardon, उसमें उनको एड एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे हियरिंग एड हो गया, बाइसिकल होगी, ट्राइसिकल होगी फॉर डिसेबल्ड पर्सन. एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज स्कीम, ये रूरल मिनिस्ट्री के अंडर है एंड फॉर द एज अबव 60 ईयर्स. दिस वुड बी कवर्ड इन डिटेल व्हेन वी कम टू अवर स्कीम्स मॉड्यूल. एंड एक इम्पोर्टेंट स्कीम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसके अंदर जो एल्डरली पर्सन है उनको हम एक मिनिमम पेंशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन लीड अ डिग्निफाइड लाइफ. नेक्स्ट स्कीम इज अ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना. यू मस्ट नो दैट वाया वंदना, दे यू माइट गेट कंफ्यूज इन द वायु और इट माइट रिलेट टू सम environment or some wind, but it is for providing the social security to the old age person. UPSC do ask a question regarding the scheme, and they do ask a scheme which is confusing. Like 2-3 years back, they asked a scheme about Rashtriya Garima Abhiyan. उसमें भी there was a chance of confused, so you must know all this scheme. And one more scheme is the Vayushresth Samman, in which the government provide national award for the eminent senior citizen, those who have contributed to the society or those who have lived a varied, means they have contributed to the nation development and set the example. So these schemes, you must know their name and the category it caters to. Next topic is manual scavenging. Manual scavenging, as you know, it's a highly derogatory practice where the scavenging is done by the manual labor. और आमिर खान का जो प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते, उसमें भी इसके ऊपर एक टॉपिक था. मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर देखें, इट violates some of the rights which are provided to the people, और जो आर्टिकल 17 which abolish untouchability, because क्या है manual scavenging, it's a more or less a caste based occupation. The person, those who come from the scheduled caste, they are mostly engaged in this manual scavenging. So जो आर्टिकल 17 है वो which abolish untouchability, जो manual scavenging अगर होती है then it violates this article 17. And article 15, right against caste based discrimination, as I earlier told that it is a mostly done by the social scheduled caste, so they are at the disadvantageous position, तो उनका article 15 भी violate होता है. article 21 which is the right to dignity is essential for right of life, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जजमेंट में बोला है, तो manual scavenging it violates article 21 also. And you must know these things are very important for the prelims. Like sanitation is a state subject, so UPSC do ask question like which are the state subject, which are the union subject, which are the in the concurrent list. आपको पता ही होगा state subject are those on which state can make a law. यूनियन लिस्ट में वो है जिसपे यूनियन कर सकता है, कंकरेंट लिस्ट में है जिसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन इनेक्ट अ लॉ, लेकिन प्रेसिडेंस वुड बी गिवन टू द सेंटर लॉ अंटिल वो उसका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल है देन स्टेट लॉज विल हैव प्रेसिडेंस ओवर द पार्लियामेंट लॉ. Manual scavenging हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है which are it means manual scavenging it violates our international obligation under Universal Declaration of Human Rights, जो कि इंडिया ने रेटिफाई कर रखी है, और उसमें अगर हम manual scavenging होते हैं तो उनको वायलेट करते हैं. अब ये हमारे पास जो एक स्कीम है दैट इज सोशल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, एज द नेम सजेस्ट ये उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए है. इट इज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट. एंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीगल हमारे पास enactment है that is prohibition of employment as manual scavenger and the rehabilitation act, and as the name suggest ये employment को prohibit करता है, उनकी rehabilitation provide करता है.
इसमें प्रोहिबिट करता है इनसैनिटरी एंड ड्राई लेट्रिन, एंड वन थिंग यू मस्ट नोट इज दैट इट प्रिवेंट द हजार्डियस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स बट विदाउट प्रोटेक्टिव गियर। अगर विदाउट प्रोटेक्टिव गियर है तो दैट वुड बी एन ऑफेंस। अब जैसे हमारा देखा जाए तो रेलवे ही इट्स द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ अ मैनुअल स्कैवेंजर, बट इट नाउ इट प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव गियर सो दैट इट स्टैंड ट्रू टू दिस लॉ जो हमारी लेजिस्लेटिव कंपल्शन है उसके लिए। And also under this act, the survey has to be carried, and there are the provision for the punishment. Punishment, as I earlier said, that you need not know for the prelims. And for rehabilitation, it provide for the one-time cash assistance. इसे cash assistance provide करते हैं ताकि वो कुछ और alternate opportunity seek कर सकें. Scholarship provide करी जाती है. They are provided the residential plot and financial assistance so that they can build their house and live a dignified life. And also there is a provision for training with a monthly stipend of 3,000 and also for provision of subsidy. One important component regarding this act is National Commission for सफाई कर्मचारी। जैसा हमने पिछली वीडियोस में देखा था, there is a National Commission for Women, National Commission for Transgender Person, that is a statutory provision। लेकिन ये जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है 1994 में सफाई कर्मचारी एक्ट था, तब ये स्टैट्यूटरी थी, लेकिन 2004 के अंदर इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। So if there is a question that whether National Commission for Safai Karmchari is statutory, executive or the constitutional body, the answer would be executive, that it's a non-statutory body. और इस कमीशन का रोल क्या होता है? It will ensure the implementation of the act, it will inquire into complaint and also will advise government कि जो act है वो how it has to be effectively enforced. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बंदीकूट, बंदीकूट क्या था? इट वाज अ रोबोट विच वाज एम्प्लॉयड बाय द हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मैनहोल क्लीनिंग के लिए होता है। बिकॉज देयर हैव बीन वेरियस इंसिडेंट्स एज यू माइट हैव रेड दैट 5 or 6 मैनुअल स्कैवेंजर दे डाइड व्हाइल क्लीनिंग द सीवरेज। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए रोबोट है, उसका नाम है बंदीकूट। So UPSC might ask Bandicoot was recently in news, what is this for? So you must notice that it is a cleaning robot which was employed by the Hyderabad Municipal Corporation. Now coming to the next topic, which is denotified nomadic and semi-nomadic communities. Nomadic communities, as you know, which migrate from one region to other at regular interval just for their like food needs, shelter and some other needs. So before independence there was a criminal tribe act which was enacted by the British government. इसका main purpose क्या था? It prohibits certain tribes of gang which were addicted to systematic commission of non-bailable offense. ब्रिटिशर्स ने कुछ कम्युनिटीज से उनको टारगेट कर दिया था कि ये क्रिमिनल कम्युनिटीज हैं, दे इंडल्ज इन सर्टेन सीरियस ऑफेंसेस। तो उसके बाद उसको फिर अमेंड किया इसका, फिर जो 1924 में उन्होंने एक और एक्ट डाला, उसमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया, उसके अंदर और स्ट्रिक्ट प्रोविजन थे, चिल्ड्रन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एंड उसके बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इन दोनों एक्ट्स को कैंसिल किया, एन्यूल किया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स को, और उसकी जगह एक आया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952। जो क्रिमिनल ट्राइब्स थी उनको उस डेफिनेशन से निकाल कर देर बट सर्टेन हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर उनको लाया गया। अब हमें ये नोटिस करना है कि ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, दे आर नॉट ऑल एसटीज, दे आर स्प्रेड ओवर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। सो इनकी जो स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती हैं बिकॉज दे कैन नॉट एक्सक्लूसिवली गेट द बेनिफिट ऑफ स्कीम विच आर मेंट फॉर एससीज, एसटीज और ओबीसी बिकॉज दे आर स्प्रेड। सो वेरियस कमिटीज जो गवर्नमेंट की बनी हैं, दे हैव टाइम एंड अगेन सेड दैट these should be clubbed in one category so that their schemes can be effectively implemented. अब यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन, कमेटी से पूछ सकता है कि ये फॉलोइंग कमेटी है वो किससे रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं अनंत सिन्हा अयंगर कमेटी, that was also related to the notified tribes, and Justice Venkatachalya Commission, it has also suggested that there is a need for strengthening the program for development of denotified tribe. फिर गवर्नमेंट ने एट रेगुलर इंटरवल नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इनेक्ट करी हैं, जैसे 2005 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बालकृष्ण रेनके ये करी थी। फिर वन मोर कमेटी वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीकू रामजी दाते, दैट वाज आल्सो नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड nomadic and semi-nomadic tribe. You must notice these things, these are very important because last year also UPSC asked a question which is related to the PVTG, that is primitive vulnerable tribal group. So they might ask question about the nomadic and semi-nomadic tribe जो following commission है, committee है,
they are related to which, like scheduled tribe or minorities or a woman, elderly or denotified. So you must know it, not know it. एंड जो challenges है हमारे डीनोटिफाइड ट्राइब्स फेस करते हैं, दे आर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, सोसाइटी रेजिस्ट उनको इंटीग्रेट करने में, इकोनॉमिक हार्डशिप्स है उनके, दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, देयर इज लैक ऑफ सेंसस डेटा, और जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा हम स्कीम नहीं बना पाएंगे, तभी डेटा पे इतना जोर है गवर्नमेंट का आज की डेट में. एंड ऑल्सो दिस लार्ज स्केल एक्सक्लूजन फ्रॉम ऑल द प्रोजेक्ट दैट वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो. One very important topic related to vulnerable section, basically the tribals, is the Vandan Vikas Kendra. As you know that there's a very famous scheme by the government which is known as the Vandan scheme. Vandan scheme, you must notice, you might get confused that Vandan is same as a Jandan scheme. So you might write that this scheme is implemented by the Ministry of Finance, लेकिन नहीं, this scheme is implemented by the Tribal Affairs, Ministry of Tribal Affairs. वंदन स्कीम क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द ट्राइबल, उनके इनकम को इंक्रीज करने के लिए. और इस स्कीम के अंदर देर इज अ कंपोनेंट वंदन विकास केंद्र. वंदन विकास केंद्र जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? इट इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ 10 SHG. SHG, एज यू माइट बी नोइंग, इट अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है? देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ 10 to 15 पीपल विच आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. हम उनको लाते हैं और दे इंडल्ज इन वेरियस एक्टिविटीज लाइक फाइनेंस अरेंज करते हैं, लोन्स अरेंज करते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं. तो वंदन विकास केंद्र क्या करेगा? इट विल ब्रिंग ए क्लस्टर ऑफ 10 SHGs which will comprise of 30 tribal MFP gather. MFP अभी हम आगे पढ़ेंगे, इट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो वंदन विकास केंद्र इनको ट्रेन करेगा ताकि जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू एडिशन हो सके, इनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके, इनकी इनकम इंक्रीज हो सके. तो वंदन स्कीम के अंदर इज अ कंपोनेंट वंदन विकास केंद्र. तो गवर्नमेंट ने वंदन विकास केंद्र सेटअप करे हैं. As earlier told, the implementation is taken by the Ministry of Tribal Affairs, which is a nodal agency for this scheme. And TriFed, there is an organization by the name of TriFed, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं अभी. TriFed is the Tribal Cooperative Market Development Federation of India. The TriFed will ensure जो ट्राइबल्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन हो, उनके प्रोडक्ट को एक प्रॉपर मार्केटिंग मिले, क्योंकि इनकम इंक्रीज करने के लिए किसी भी सेक्शन के लिए एक मार्केट सपोर्ट होना जरूरी है, so that they can sell their product in the market, they do not get exploited by the middlemen and the traders. And also the TriFed ensures the socio-economic development. अब यही जो वंदन स्कीम के अंदर क्या है? इट इंश्योर द पार्टिसिपेशन विद द बैंक, PSU, प्राइवेट सेक्टर, सो दैट इनकम ऑफ ट्राइबल्स कैन बी इंक्रीज. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लास्ट ईयर भी UPSC क्वेश्चन आया था कि वेदर अ बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और नॉट. तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं लाइक लीव्स और फॉडर एंड बैम्बू ऑल्सो, जो टिम्बर से अलग है एंड दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ ट्राइबल्स. तो जो मार्केटिंग है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वो ट्राइफेड इंश्योर करता है, एंड इट also ensure there is a fair price for the minor forest produce so that their income increases. The last topic for the module second is एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल. इसमें आपको बेसिकली क्या प्रीलिम्स के लिए क्या नोटिस करना है, या आप मेंस के लिए भी व्हेन इट कम्स टू द स्कीम फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ द ट्राइबल्स, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल. वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक्ट करता है, एंड यू मस्ट नोटिस इट इंश्योर द मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन, नॉट अ प्राइमरी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब. उसके लिए आपका राइट टू एजुकेशन ही है. और ये जो एकलव्य मॉडल स्कीम है, इट इंश्योर देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे कैन बी प्रोवाइडेड अ गुड फैसिलिटीज फॉर देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल नीड. एंड एक चीज आप इसमें ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर तो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है ही. जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, दे आर एस्टेब्लिश अंडर ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275. आर्टिकल 275 आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे. ये जो आर्टिकल है ये इंश्योर करता है कि सेंटर विल प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट फॉर इम्प्रूविंग द डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब. तो स्टेट विल अंडरटेक द स्कीम बट द मनी विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर. पॉलिटी में आप उसको पढ़ेंगे भी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. So thanks guys, this is all for today. Thank you for watching the video, and do press the bell icon, and also log into our website VowIAS.com and participate actively in our program, that is AQAD, a question a day, where you submit your answer and that will be evaluated. And thank you for watching. Have a good day.